दोस्तों, पहले मुझे चाय वाले से दिक्कत थी और आज की डेट में हर दूसरी लेडी से दिक्कत है, क्योंकि जिसको देख लो 50-50 लाख की फ्रेंचाइजी निकाल रहा है और हर कोई उसे ले भी रहा है। सीरियसली, इंडियन फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है और कोई इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा है? मैकडॉनल्ड्स हो गया, स्टारबक्स हो या केएफसी हो गया, सबके आउटलेट्स इंडिया के अंदर बंद होने वाले हैं। और दूसरी तरफ लाइमलाइट किसको मिल रही है? भैया, एक बंदा दूध की थैली से धार बढ़िया मारता है। पीछे एक लड़की निकल के आई थी जिसका नाम था बेटक पानीपुरी वाली, सिर्फ और सिर्फ लाके अपनी ठेली लगा दी और फेमस हो गई। एक रेडी लगाने वाली मैडम को जो स्टोर के अंदर बुला लिया कि भैया आकर अपनी सक्सेस स्टोरी बताओ। बीबीसी इंटरनेशनल न्यूज मीडिया आके इनके साथ इंटरव्यू कर रहा है। करली टेस्ट तक पहुंच पड़ा कि भैया अपनी स्ट्रगल स्टोरी तो सुनाओ। अभी स्ट्रगल कर ही रही है वो। और यही ना सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडियन फूड इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लाउन्स को ही हीरो बनाया गया है। बड़ा पाव वाली दीदी इलीगल ठेला लगाते लगाते बेबस चली गई। और ये सारी चीजें आपको क्या ऑफर कर रही है? एंटरटेनमेंट और खाना में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं। ये लोग आपको ऑफर कर रहे हैं 40 लाख की फ्रेंचाइजी, जिसको आप लोग एक बार साइन करके पेमेंट देते हो, ये लोग गायब हो जाएंगे। और इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी बिजनेस चाहे मैकडॉनल्ड्स जैसा हो, चाहे ये क्लाउन्स का हो या फिर स्टारबक्स जैसा हो, ऑलमोस्ट सारे फ्रेंचाइजी फूड बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा पतली चल रही है। और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में बात करनी पड़ेगी, और वो है फूड ब्लॉगर्स। समझिए, ये जो फूड ब्लॉगर होते हैं ना, ये कभी भी आपके लिए या फिर ब्रांड्स के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हैं, ये कंटेंट बना रहे हैं एल्गोरिथम के लिए। इनका कंटेंट जब भी आप लोग देखिएगा ना, वो ना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा ना ज्यादा रियल होगा, और वैसा कंटेंट होगा जो लोग देखना पसंद करते हैं। और इस टाइप के कंटेंट ना यूट्यूब पे बहुत फेवरेट होते हैं, क्योंकि ये ना एल्गोरिथम में बहुत पुश होते हैं। और एल्गोरिथम के अंदर पुश होने के लिए इनको चाहे क्रीज कंटेंट ही क्यों ना बनाना पड़े, इनको कभी भी अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने से कोई भी लेन देना नहीं होता है। और वो चीज ना आपको एक एग्जांपल से समझ आएगी। आपने भुवन बाम की रिसेंट वीडियोस देखी है, बंदा वेब सीरीज कर रहा है, उनकी बॉडी देखिए, अभी उनकी पर्सनालिटी देखिए, उनके चलने का तरीका देखिए, बोलने का तरीका देखिए, और यही चीजें उनकी स्टार्टिंग की वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। बंदे ने एक लेवल से दूसरे लेवल तक खुद को ग्रूम किया है, और ये ग्रूम इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाया है जिससे ब्रांड उसको ज्यादा पसंद करे। क्योंकि मानो या ना मानो, कोई भी कंटेंट क्रिएटर उठा लो, उसका ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू जो आता है वो ब्रांड से आता है, और 20% रेवेन्यू आता है उसके एडसेंस से। और कोई भी क्रिएटर होता है ना, वो एडसेंस के 20% रेवेन्यू के लिए काम नहीं करता है, वो हमेशा ब्रांड्स के 80% रेवेन्यू के लिए काम करता है। और ब्रांड्स हमको ज्यादा पसंद करे, इसके लिए हम अपने कंटेंट की नाइस क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इस चैनल के ऊपर अगर आप लोग हफ्ते में मैक्सिमम एक ही वीडियो देखते हो, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि इन वीडियोस को लिखने और एनालाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और वो टाइम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम लोग एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट को मेंटेन कर सके, जिससे हम लोग ब्रांड की नजर में आए। सभी के सभी क्रिएटर एक बिलबोर्ड होते हैं जिसके ऊपर ब्रांड अपना लोगो लगाना चाहती है। और अभी क्रिएटर वर्ल्ड के अंदर आप लोग शाहरुख खान को भी ले सकते हो, अमिताभ बच्चन को भी ले सकते हो, या फिर भुवन बाम, आशीष चंचलानी, या फिर किसी भी कंटेंट क्रिएटर को ले सकते हो। क्योंकि सेलिब्रिटीज के मूवीज को हटा देना तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड से ही आता है। तो ये चीज बोलना गलत नहीं होगा कि भैया हर सेलिब्रिटी और हर फेमस फेस एक बिलबोर्ड बन के घूमता है ब्रांड्स के लिए। अभी कौन से बिलबोर्ड के ऊपर कौन सा पोस्टर लगने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, और कैटेगरी के बाद डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ व्यूज कितने आ रहे हैं। और ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज इज इक्वल टू मोर मनी, ये चीज ज्यादा सेंस नहीं बनाती, क्योंकि थिंग स्कूल एक चैनल है जिसके ऊपर एजुकेशनल कंटेंट डलता है, और वो इंग्लिश में कंटेंट बनाती है। उनके जो एवरेज व्यू है वो 3 लाख से लेकर 7 या 8 लाख के बीच में आते हैं, और वो चैनल फुकरा इंसान से ज्यादा स्पॉन्सरशिप से इनकम अर्न करता है। क्यों? क्योंकि उस चैनल को देखने वाली जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम है इज कंपेयर टू फुकरा इंसान। पर फिर भी हम लोग एक बार मान लेते हैं भैया, जितने लोग आपकी उस दुकान के ऊपर आते हैं और आप प्रॉफिटेबल होते हो, तो उतने लोग आपकी इस दुकान में भी आएंगे हर रोज। बट क्या आप लोग एक्चुअल में फ्रेंचाइजी मॉडल के बाद प्रॉफिटेबल हो पाओगे? अभी फ्रेंचाइजी मॉडल इनका क्यों फेल होगा, ये बताने से पहले हम आपको बता देते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल चलता कैसे है। फ्रेंचाइजी कंपनी ना मोस्टली 2 तरह से आपसे पैसे चार्ज करती है। जब भी आप लोग किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने लगते हो तो वो आपसे एक वन टाइम फीस लेगी। अब वो फीस 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक हो सकती है। उसके अंदर वो लोग क्या करेंगे?
आपको एक आउटलेट सेटअप करके देंगे, आपको एक लोकेशन ढूंढ के देंगे, लोगो लगा के देंगे, ब्रांडिंग करके देंगे। आपको जो खाना बेचना है वो सारा का सारा खाना प्रोवाइड करवाएंगे, स्टाफ प्रोवाइड करवाएंगे। आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी है, सारी की सारी चीजें आपको फ्रेंचाइजी ही प्रोवाइड करेगी और जितनी भी सेल आप लोग करते रहेंगे उसके ऊपर 2 से 5% का मार्जिन भी चार्ज करेगी। और एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर आप क्या बेच सकते हो, जैसे बीएम बाम की कैटेगरी होगी, आप लोग कोई सट्टा वगैरह बेच सकते हो जो एंटरटेनमेंट में मैक्सिमम चलता था, या फिर बीएम बाम जैसा अगर कोई क्रिएटर है तो मूवी की टिकट बेच सकता है, ओटीटी के सब्सक्रिप्शन बेच सकता है। अभी ओटीटी के सब्सक्रिप्शन तो 4500 के हैं, बट उसके अंदर जो ब्रांड के मार्जिन होते हैं ना वो 70 से 80% तक होते हैं। बट दूसरी तरफ जो हमारे फूड ब्लॉगर्स आते हैं वो एट द एंड क्या ही बेच लेंगे, प्रमोट करके खाने की मैक्सिमम कॉस्ट क्या ही होगी, 200, 300, 400, और एक रेस्टोरेंट को हर खाने के ऊपर सिर्फ 5% का मार्जिन मिलता है। अभी वो 5% के मार्जिन के अंदर वो रेस्टोरेंट क्या बचाएगा, क्या क्रिएटर को देगा। इसलिए फूड कैटेगरी के अंदर जो स्पॉन्सरशिप होती है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। मोमो जैसा कोई नया ब्रांड आया है तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर वो बहुत ज्यादा टेम्परेरी होते हैं और उसके अंदर रिकरिंग रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप लोग अपनी ऑडियंस से क्या पुल करवा सकते हो, उससे डिपेंड किया जाएगा कि आपको कितने पैसे बेच जाएंगे स्पॉन्सरशिप के। और अगर आप लोग ज्यादा रेवेन्यू पुल नहीं करवा सकते हो तो भैया आपको स्पॉन्सरशिप ही नहीं दी जाएगी। तो इससे एट द एंड होता क्या है, जो फूड क्रिएटर्स होते हैं ना इनके ब्रांड की वैल्यूएशन हट जाती है। इनको पता चल जाता है कि भैया ब्रांड तो हमारे पास आने से रहा, तो खुद की क्वालिटी इंप्रूव करके अच्छा कंटेंट बनाने कोई फायदा नहीं, और न ही लोगों का ट्रस्ट जीतने के बाद कोई फायदा। हमें सिर्फ तभी फायदा मिलेगा जब हम पे ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज आएंगे, और वो ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज लाने के लिए क्रिएटर्स क्या क्या हरकतें करते वीडियो बनाते हैं कि भैया ये मैडम बहुत मेहनत कर रही है, इसको यहाँ बड़ा पाव खा लिया करो, ये बेचारी है अभी सड़क के ऊपर एक सुंदर लड़की है जो खाना बेच रही है और बेचारी भी है, तो लोग सपोर्ट तो करेंगे ही ना। उन्होंने दीदी को बोला कि ठेला तो ओवर कर लो, ये इलीगल एरिया भी है और हमको बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने हमारी दुकान के सामने लगा रखा है, हमारी दुकान का रास्ता ब्लॉक होता जा रहा है, तो आप थोड़ी सी सरकार लो। और अगर दीदी वही की वही सरकार लेती तो भैया मैडम का पूरा कंटेंट खत्म हो जाता। पर दीदी ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इलीगल ठेले के ऊपर फाइट करनी है। दीदी ने वो इलीगल ठेले के ऊपर फाइट की, लोगों को एंटरटेनमेंट मिला, उसको शूट किया गया, उसको ऑनलाइन डाला गया और अभी लोग कंटेंट देखने आ रहे हैं। उस टाइम पे बात इस हद तक बढ़ गई थी कि दीदी को पुलिस वालों ने उठा लिया और दीदी पुलिस की वैन से लाइव भी आ गई थी। ये स्ट्रीट फूड बेचने वाले फूड बेचने के अलावा एंटरटेनमेंट का हर पैकेट पूरा कर रहे हैं। जिस देश के अंदर लोग जेसीबी की खुदाई देखने के लिए आज के डेट में भी खड़े हो जाते हैं, आप लोगों को क्या लगता है इतना क्रेजी बिग बॉस चल रहा हो अगर सड़क के ऊपर, तो लोग इकट्ठा क्यों नहीं होंगे। थिएटर में भी तो जब मूवी देखने जाते हैं 200 के पॉपकॉर्न खाने ही पड़ते हैं ना, यहाँ दीदी का 50 का बड़ा पाव खा लेंगे, थोड़ी सी सिंपलिसिटी भी आएंगे, सुंदर लड़की भी है। अभी इतना तमाशा होने के बाद दीदी को सीधे बिग बॉस का टिकट भी मिल गया, दीदी बिग बॉस चली गई, थोड़े टाइम में निकल के बाहर भी आ गई थी और उसके बाद आके खुद की दुकान डाल दी। अभी लोग दीदी के पास क्यों जाते थे, क्योंकि दीदी गरीब है तो थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। पर दीदी ने अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया बिग बॉस से आने के बाद कि भैया मैं तो गरीब नहीं हूँ, मेरे पास तो आईफोन भी है, मैं तो बिग बॉस में भी गई हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है। दूसरा रीजन क्या था दीदी के पास जाने का कि भैया दीदी ने सड़क पर दुकान लगा रखी है। अब होती है रोज लड़ाई और दीदी करती है मस्त तमाशा। बिग बॉस से आने के बाद दीदी ने ली अपनी खुद की दुकान और तमाशा हो गया बंद। आज की डेट में क्या हो रहा है, दीदी ने जो दुकान ले रखी है उसका रेंट भी नहीं भरा जा रहा है, दीदी की दुकान पे गिराना पड़ा है। क्यों भाई, क्योंकि लोग दीदी का बड़ा पाव खाने नहीं आते थे, लोग देखने आते थे कि एंटरटेनमेंट क्या हो रहा है। बट दीदी को लगा कि नहीं भैया एंटरटेनमेंट नहीं, वो लोग मेरे खाने के दीवाने हैं। और ये भी वही लेडी है जिन्होंने एक टाइम पे पूरा सोशल मीडिया हैक कर लिया था। कैरी मिनाटी ने उनके ऊपर वीडियो बना रखी है और ये बिग बॉस में जा चुकी है। इसके बाद भी अपनी एक 4x4 की दुकान नहीं चला पा रही है परफेक्टली, और ऐसे लोग आके अपनी फ्रेंचाइजी लॉन्च कर देते हैं और उनको लगता है कि भैया 50 फ्रेंचाइजी खोल दी, 50 लोगों की पूरी दुकान चलेगी। चला ये खुद भी नहीं पा रहे होते हैं, जिससे एक बहुत क्लियर मैसेज समझ आता है कि जो लोग इनके पास जा रहे थे वो इनके फूड के लिए नहीं जा रहे थे। और अभी ऐसी सिचुएशन के अंदर पैसे पूरे करने के लिए दीदी ने क्या किया, ज्यादा चीजें ऐड कर दी। जब ये लोग एक्सपेंड करते हैं इनको लगता है भैया एक रेडी से दुकान में चले गए,
कॉस्ट तो क्या ही बढ़ेगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक दुकान का किराया हो जाएगा, बस बात खत्म। बट भाई आपके ठेली के ऊपर अलग धंधा होता है और आपकी फ्रेंचाइजी के ऊपर अलग धंधा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, लाली चंगानी की एक छोटी सी दुकान जिसके अंदर 3 लोग बैठते थे, मस्त कचौरी बेचते थे। दुकान का रेंट मैक्सिमम 2 lakhs कितना होगा, 20,000। पंखा लगा हुआ, लाइट लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा महीने का, करीबन 2,000 या 5,000। 2 लड़के अंकल जी के पीछे बैठे होते थे। मान लेते हैं कि 2 लड़के अंदर हो रहे होंगे, सब्जियां वगैरह बना रहे होंगे, पूरियां वगैरह तल रहे होंगे, तो 4 लड़कों की कॉस्ट लगा लेते हैं। हर बंदे की सैलरी होगी करीबन 12,000, तो जो महीने की कॉस्ट होगी वो 70,000। और लाली जी डेली बैठ के इससे ज्यादा का तो गल्ला लेके उठते होंगे। क्यों? क्योंकि लाली जी इतना ज्यादा फेमस हो चुकी है, भैया ये कॉस्ट बहुत इजीली उठा पा रहे हैं। फिर लाली जी ने सोचा कि यार इतनी ज्यादा भीड़ है, लोग मेरी कचौरी के दीवाने हैं, एक काम करते हैं 4 रेस्टोरेंट और डाल देते हैं। एक नहीं 4 रेस्टोरेंट और डाल देते हैं। अभी देखिए 2 चीजें हैं, इन्होंने जो 4 रेस्टोरेंट डाले हैं ना, ये इन्होंने अपने खुद के पैसे से डाले हैं। अभी अपने पैसे को ही इकट्ठा करो, टीवी लगाओ, जला दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। पर ये 4 रेस्टोरेंट डालने के बाद ये लोग फ्रेंचाइजी के लिए लोग भी ढूंढ रहे हैं। और सच बताऊं तो मुझे इस चीज से बहुत दिक्कत है, क्योंकि रेस्टोरेंट चलाना इतना इजी नहीं है। शुरू में बनाने में आप लोग 20 से 25 लाख लगा दोगे, 8 लोगों का स्टाफ लेके बैठ जाओगे, उसके बाद लोग पूरे नहीं आएंगे। इतना ज्यादा फेम मिलने के बाद इन लोगों को समझ नहीं आता कि एक्चुअल में लोग इनका तमाशा देखने आ रहे हैं, ना कि लोग इनकी कचौरी खाने आ रहे हैं। और एक बार को मान लेते हैं कि भैया लोगों को इनकी कचौरी बहुत पसंद है और लाली चंगानी जी की कचौरी लाली चंगानी जी के होटल में जाके खाएंगे। बट क्योंकि पूरा का पूरा होटल खोल रहे, तो भैया सिर्फ कचौरी के दम पे खोल नहीं सकते। तो महाराज ने खाना भी रख दिया, बर्गर भी रख दिया, पास्ता भी रख दिया, सैंडविच भी रख दिया और पूरी फूड मील रख रखी है। अब जाके वहाँ पे दोपहर और रात का खाना खा सकते हैं, तो रेस्टोरेंट पे, वो भी बिल्कुल इजी कॉस्ट पे। क्योंकि रेस्टोरेंट चलाना इतना इजी नहीं है। शुरू में बनाने में आप लोग 20 से 25 लाख लगा दोगे, 8 लोगों का स्टाफ लेके बैठ जाओगे, उसके बाद लोग पूरे नहीं आएंगे। इतना ज्यादा फेम मिलने के बाद इन लोगों को समझ नहीं आता कि एक्चुअल में लोग इनका तमाशा देखने आ रहे हैं, ना कि लोग इनकी कचौरी खाने आ रहे हैं। और एक बार को मान लेते हैं कि भैया लोगों को इनकी कचौरी बहुत पसंद है और लाली चंगानी जी की कचौरी लाली चंगानी जी के होटल में जाकर खाएंगे। बट क्योंकि पूरा का पूरा होटल खोल रहे हैं, तो भैया सिर्फ कचौरी के दम पे नहीं खोल सकते हैं। तो महाराज ने खाना भी रख दिया, बर्गर भी रख दिया, पास्ता भी रख दिया, सैंडविच भी रख दिया और पूरी फूड मील रख रखी है। आप उनके रेस्टोरेंट में जाकर दोपहर का खाना, रात का खाना खा सकते हो। पर ये चीज ऐसी ही साउंड करती है कि भैया आप लोगों ने मुझे फॉलो किया बिजनेस कंटेंट के लिए, और यदि मैं कल इस चैनल पर कुकिंग की वीडियो डाल दूं तो आप लोग देखने आओगे क्या? और एक बार को ये भी मान सकते हैं कि भैया कचौरी के साथ साथ एक छोटी सी ठेली और लगा दो, उसके अंदर आपने कोई और चीज बेचनी शुरू कर दी। आपने बोला कि भैया आज से हम लोग कचौरी के साथ साथ समोसा भी बेचेंगे। पर आप लोग जो रेस्टोरेंट बना रहे हो उसके अंदर एक आइटम है आपकी कचौरी और 50 और मेन्यू। आपको क्या लगता है क्योंकि उसके साथ आपका नाम अटैच है तो लोग आएंगे और खाएंगे उसे? पर फिर भी हम लोग एक बार मान लेते हैं भैया जितने लोग आपकी इस दुकान के ऊपर आते हैं और आप प्रॉफिटेबल होते हो, तो उतने लोग आपकी इस दुकान में भी आएंगे हर रोज। बट क्या आप लोग एक्चुअल में फ्रेंचाइजी मॉडल के बाद प्रॉफिटेबल हो पाओगे? अभी फ्रेंचाइजी मॉडल इनका क्यों फेल होगा, ये बताने से पहले हम आपको बता देते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल चलता कैसे है। फ्रेंचाइजी कंपनी ना मोस्टली 2 तरह से आपसे पैसे चार्ज करती है। जब भी आप लोग किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने लगते हो तो वो आपसे एक वन टाइम फीस लेगी। अब वो फीस 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक हो सकती है। उसके अंदर वो लोग क्या करेंगे, आपको एक आउटलेट सेटअप करके देंगे, आपको एक लोकेशन ढूंढ के देंगे, लोगो लगा के देंगे, ब्रांडिंग करके देंगे। आपको जो खाना बेचना है वो सारा का सारा खाना प्रोवाइड करवाएंगे, स्टाफ प्रोवाइड करवाएंगे। आपको सारी चीजें मैनेज करनी है, सारी की सारी चीजें आपको फ्रेंचाइजी ही प्रोवाइड करेगी। और जितनी भी सेल आप लोग करते रहेंगे उसके ऊपर 2 से 5% का मार्जिन भी चार्ज करेगी। अभी आपको लगेगा यार 2 से 5% तो बहुत ज्यादा कम होता है, बट अगर आप लोगों को रियलिटी चेक दूं तो भैया जो मैकडोनल्ड्स है ना उसकी इस साल की 2500 करोड़ रुपए की सेल है और उसका 5% बनता है, यानी 125 करोड़। तो जब सेल से बड़ी होती है ना, मोस्टली ऐसी फ्रेंचाइजी ना सिर्फ तभी ही पैसा कमाती है, बट ये सारे के सारे लोगों ने क्या करना शुरू किया, इन्होंने ना फ्रेंचाइजी देने
को बिजनेस बना दिया। और फॉर एन एग्जाम्पल आपसे 50 लाख चार्ज किए गए फ्रेंचाइजी लेने के लिए। अभी क्या हुआ, 50 लाख स्पेंड करने आए थे आपको एक बढ़िया दुकान ला के देनी थी, उसके ऊपर ब्रांडिंग करनी थी और उसके ऊपर एड भी चलानी थी। आपकी दुकान पर कस्टमर आएंगे, ये फ्रेंचाइजी ओनर की जिम्मेदारी होती, आपकी नहीं। आपने अगर लाली छंगानी की फ्रेंचाइजी ले ली है तो लाली छंगानी का काम है कि आपकी दुकान पे लड़के आते रहने चाहिए कचौड़ी खाने। आप एक एक का हाथ पकड़ के नहीं बोलोगे कि देखो गर्मा गर्म कचौड़ी है, तल रहा हूँ, आओ और खाओ। क्योंकि अगर आपको यही करना होता है तो लाली छंगानी को आपने 4 लाख रुपए क्यों दिए। इंडिया के अंदर ब्रांड्स ना एक बहुत ही लो मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करते हैं और उस कट थ्रोट फाइट के अंदर ना अनहाइजीनिक फूड परोसा जाता है। रेडियो के ऊपर किस हालत में खाना बनाया जाता है आपको पता है? और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भैया सस्ता खाना देना है। हाइजीन के ऊपर स्पेंड करेंगे, फालतू कॉस्ट बढ़ेगी। ट्रेन स्टाफ लाएंगे, फालतू कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा तेल यूज करेंगे, अच्छे मसाले यूज करेंगे, क्वालिटी फूड यूज करेंगे, रियल पनीर यूज करेंगे, फालतू कॉस्ट बढ़ेगी। तो भाई क्या लेना देना है? इंडिया के अंदर लोग हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, इंडिया के अंदर लोग पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है कि भैया आप लोग ज्यादा पे नहीं कर रहे हो, जिससे क्रिएटर्स को नहीं मिल रहा है, कार्ड्स को नहीं मिल रहा है, ब्रांड्स नहीं कमा पा रहे और आपको गंदा खाना दे रहे हैं। और ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम की चेन को तोड़ने के लिए किसी एक चीज को चेंज होना पड़ेगा। या तो आपको ज्यादा पे करने के लिए तैयार होना पड़ेगा या फिर ब्रांड्स को बोलना पड़ेगा कि भैया हम महंगा खाना देंगे, या फिर क्रिएटर्स को बोलना पड़ेगा कि भैया हम अच्छा खाना बनाएंगे। और कोई भी चीज अपने आप में टस से मस नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप लोगों को गंदा खाना दिया जा रहा है। स्किन फ्रेंचाइजी बेची जा रही है। अभी आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।